गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सीटेट जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर फर्स्ट। इस जो आप सोचते भी होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कहीं से नहीं आते, बस कुछ माइंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि बच्चे नहीं कर पाते और मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आपका माइंड उस टाइम कैसे चलता है, क्वेश्चन के बारे में क्या आपकी सोच रहती है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे। तो ये हूबहू प्रश्न छपेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपने अगर बुक वगैरह नहीं खरीद पाई है तो मैं सारे क्वेश्चंस हर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कराऊंगी। मैं इंग्लिश संस्कृत का दोनों का मिक्स नहीं हो सकता है, तो किसी पार्ट में इंग्लिश कर लूँगी कंप्लीट, किसी में संस्कृत। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस पर वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर करूंगी, आप बस कमेंट करके बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल। हम लोग रिवीज अपना करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉडल पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा आज का, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। जो पाठ्यक्रम में पहेलियों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको शामिल करना का उद्देश्य नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना है, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना या सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना। जब पहेलियाँ होती हैं तो बच्चे तर्क करने पर भी शक्ति का विकास होता है, तर्क करता है कि ये कैसे हो गया। आलोचना चिंतन का भी विकास होता है और चिंतन की योग्यता भी, सृजनात्मक चिंतन भी बच्चों में आता है। लेकिन पहेलियों से बच्चों का मस्तिष्क भ्रमित नहीं होता है, तो नहीं यहाँ पर था, तो आंसर हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन को डीपली समझाऊँ जिससे कि इससे बनने वाले क्वेश्चन और आप कर पाएँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान में महत्वपूर्ण है। जो पर्यावरण का बच्चा अध्ययन करते हैं उसमें ज्ञान में क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के समुदाय के सदस्य हों, बिल्कुल सही बात। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी ठीक लग रहा है। पाठ्य पुस्तकों को दी गई व्याख्या परिभाषा, आप इसमें देख सकते हैं या तो ऑप्शन ये 3 हो कि पाठ्य पुस्तक होंगी पर उसे भी बच्चा सीखेगा, लेकिन व्याख्या और परिभाषा, बच्चों को परिभाषा रटानी थोड़ी ना है, तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो मुझे तो ये तीनों लग रहा है ABC। वैसे मुझे ज़्यादा से अच्छा कौन सा लग रहा है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये सही है, और बच्चों के समुदाय के सदस्य होना ये भी ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें होना ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगर इसमें पूछता कि महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कौन सा लगाते? तो हम कौन सा लगाते कि बच्चों की व्याख्या परिभाषा भी जरूरी है, पर इतना पाठ्य पुस्तक जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बच्चों का सक्रिय भाग लें, उसमें समुदाय के बच्चे हों और उसकी पाठ्य पुस्तकें भी हों, ये हमारे ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आपने देखा होगा ये हमारा है मैप, ये ऐसा बन पाया यहाँ पर, ये हमारा मैप है। आपने देखा इधर साइड जम्मू कश्मीर है और गोवा कहाँ पर? गोवा यहाँ पर है। तो गोवा कहाँ पर? ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जम्मू कश्मीर उत्तर में है, तो जम्मू कश्मीर पहले लिखा है तो उत्तर वाला ऑप्शन सही होगा। उत्तर पश्चिम पड़ता है, ये हमारे दिशाएं हो गई, ये हमारी इधर, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा आता है? गोवा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी लगना जिसका उपचार सिलिकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि सिलिकोना खाल किस छाल से जो हमारा दवाई हमारी बनती है वो किसके लिए उपयोगी होती है? तो मलेरिया के लिए। कभी भी तो मलेरिया में लगती है, ये तो बुखार कौन सा होगा? मलेरिया का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए आप लोग। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता,
धारा प्रवाह में पढ़ने की अक्षमता। बोला है पठन वैकल्प, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है उसमें क्या दो, वो उससे कैसे पता चलेगा ये अक्षमता किसमें पाई जाती है, धारा प्रवाह में पढ़ने की अक्षमता। इसमें बच्चा क्या करता है, जब ये उसमें अक्षमता होती है पढ़ने की तो वो धारा प्रवाह से पढ़ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों के लिए जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कि जैसे कि कठिन अवधारणाएं आ गई तो बच्चे उस टीचर बच्चों को कैसे समझा सकता है, उससे कैसे बाहर निकलने की राह बताता है। चलिए इस पर बात करते हैं। एक व्याख्यान करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, प्रतियोगिता के अवसर देखें और कठिन प्रणाली। देखिए बार बार यांत्रिक अभ्यास करा के प्रतियोगिता के अवसर देंगे तो बच्चों कैसे इससे निकल पाएगा, कठिन तो अवधारणाएं हैं तो बच्चे नहीं निकल पाएगा। उस पर बार बार क्या करें, हम अभ्यास करवाएंगे तो बच्चा जो कठिन अवधारणाओं से बाहर निकल जाएगा। व्याख्यान से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो व्याख्यान सब तो एक निगेटिव वर्ड आ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन करने के लिए क्या जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना बिल्कुल नहीं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों के स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड बनाना या रिपोर्ट कार्ड पर उसका आकलन करना। बिल्कुल गलत। क्या करना है हमें, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। कि रिपोर्ट कार्ड से हम बता देंगे बच्चा होशियार, ये ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लिखता तो है लेकिन उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो क्या लिखते हैं इस पर हम गौर करेंगे, इसने ऐसे क्यों राइट किया और क्या कमी रह गई कि बच्चे के मार्क्स कम नहीं आए। तो आकलन हमें कैसे करना है, उसके जो गलतियां हुई हैं उन पर बातचीत करके और उसके बारे में उसको जानकर कि ऐसे उससे कैसे हुआ है, तो ये अच्छा आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन एक विकास की संवेदनशील अवधि है। भाषा अर्जन, अर्जन क्या होता है आपको मैंने सिखाया, ये एक जन्मजात योग्यता है जो बच्चा जन्मजात सीखने की एक अवधि होती है कि सीख सकता है। और अधिगम क्या होता है कि बच्चा जन्म के बाद सीखता है, जिससे जिससे वो मिलता रहेगा वैसे वैसे वो अधिगम करता रहेगा। तो अर्जन में क्या होता है, जन्म से पूरी ये क्षमता उसमें आ जाती है। अगर यहाँ पर अर्जन की जगह पर अधिगम होता, अधिगम में हम क्या करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बच्चा क्या करता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से कह सकते हैं या शैशवावस्था से बच्चा अधिगम करना सीख जाता है। जैसे जैसे हम जिनके पास जाते हैं हम उनके बारे में देखते हैं, उनसे सुनते हैं, वैसे ही हम अनुकरण करके सीख जाते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, जो भ्रांतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम कैसे देखें, निर्मित करना है, उनको पहचानना है, अनदेखा करना है, प्रचारित करना है, नहीं क्या करना है, पहचानना है उनको क्या क्या भ्रांतियां हैं। अब देखते क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ हैं, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगी। भिन्नों को 3/15 और 7/12 को जोड़ना है। योग मतलब होता है जोड़, तो मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ। 3/15 प्लस 7/12। तो पहले इनके हर क्या है, अलग अलग हैं, इनका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेती हूँ मैं, 15 और 12 का लेना एलसीएम। तो किससे कटता है, 3 से कट, 3 5 15, 3 चौको 12। 3 से फिर नहीं कट रहा है तो 5 से कटेगा, 5 फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। तो हमारा कितने आएगा, 5 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60। एलसीएम कितना आया हमारा 60। ऊपर संख्या कितनी थी, 3 और 7 है, तो 7 15 का भाग देंगे इसमें, 15 चक्कू 60, 4 और ऊपर हमारा है कितना 3, 3 का गुणा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे इसमें, 12 पंचे 60, 5 आया और ऊपर है कितना 7 का गुणा कर लेंगे। तो करें 4 3 12 प्लस 7 बना 35/60। अब देखिए 60 60 आ रहा दोनों में है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए हमारे, ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 और 1 5, तो कौन, 3 और 1 4, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 47/60 वाला। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप माइंड से करेंगे एलसीएम तब भी निकल आएगा, पर आप अगर मैथ्स में वीक है तो आप लिख के करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, पर क्वेश्चन गलत मत होने दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम के कुल पैकेट बनाए जा सकते हैं। पता है कि इतनी चीनी है, इतने किलोग्राम के अगर पैकेट बनाएंगे तो मैं बताती हूँ 10 किलो चीनी में 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाएंगे, कितने बन जाएंगे, तो 5 पैकेट बन जाएंगे। ऐसे ही क्या हम 2 का भाग 10 में दे दिया था, ऐसे इसका भाग हम क्या करें इसमें दे देंगे। तो पहले हम क्या करें, 51 सही 2/3 को सही भिन्न में करना है,
तो 51 का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा कर लेंगे 3 का, फिर जो ऊपर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 और प्लस 2 करना, तो कितना हो गया 157। 57 भाग कितने देना है, 3/157 और बटे कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। इसको 3 लिखेंगे नीचे। भाग कितने देना, 3/4 का हमें भाग देना है। 157/3 गुणा लगाएंगे, ये संख्या ऐसी इसकी उल्टी हो जाएगी, तो 3 से इसको काट सकते हैं। यहाँ पर क्या था, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 153 में 2 जोड़ेंगे 155 हो जाएगा। अब हमें भाग देना है किसका, इनका भाग देंगे, तो इनका गुणा कर लेंगे। पहले हम गुणा करेंगे तो आएगा 600, 4 पंचे 20, बचा 2, 15 चक्कू 60, 60 और 2 62, बटे कितना है 9। जब हम 9 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 68.9। क्या आएगा 68.9, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, बी नंबर का सही हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटा कोण कौन सा है। अब आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमारे पास कोण है 5x + 6x + 7x। x हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जिससे कि हम इनका मान निकाल पाएंगे, बराबर 180। ये मैं बेसिक्स इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चों को नहीं आता है, बेस कमज़ोर है, वो आराम से सीख सकते हैं। तो पहले हम इनको करेंगे प्लस, तो करिए 6 5 11, 11 7 18 बराबर 180 है। 18 से 18 कट गया, x बराबर क्या आया 10 आया। तो हम इनमें क्या, x का मान जब हमें पता चल गया है तो x का गुणा इनके पास में कर लेंगे सबके। तो हम गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा जब x में होगा 10 का, x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम करेंगे कितना 50 आएगा। 6x में अगर 6 गुणे 10 करेंगे तो 60 आएगा। 7x में करेंगे 7 गुणे 10 = 70 आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है 50, तो आंसर हमारा भी इसका भी क्या हो गया, बी आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती। इस संस्था के प्रधान जनमैन के लिए किसको जाना जाता है, वाटर ऑफ मैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इसका राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र सिंह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई स्थानों पे अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा में प्रमुख क्या क्या मतलब इसका है, अम्ल वर्षा में क्या क्या मिश्रण होता है, तो किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नहीं, गलत है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो गणित में क्या हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, रटन की, हमें रटना जरूरी नहीं होता। अमूर्त चीज़ें होती हैं, अन्वेषण, इम्तिकरण, लेकिन रटना जरूरी नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, तो सतरिया, रौफ या चेराव, गरबा। गरबा गुजरात का है, चेराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का। बोली से क्या तात्पर्य है, बोली एक क्षेत्र या सामाजिक समूह का वाचन विशेषता है। तो बोली वैसे भी हम जानते हैं जिस समाज में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हम वहाँ की बोली सीख जाते हैं। तो बोली की विशेषता एक तो ऑप्शन ये हो गया, किसी एक क्षेत्र विशेष लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। लेखन से मतलब नहीं, हम बोली तो मुंह से बोलते हैं, लिखने की इसमें कोई बात नहीं। किसी कार्य विशेष में संबंध रखने वाले वचन, नहीं, इसमें क्या है, एक क्षेत्र में जिसमें हम रहते हैं सामाजिक समूह में, उसी के बारे में हम उसकी भाषा या बोली सीख लेते हैं। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियों से सीखना एक संकेतक है। त्रुटियों भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों से उसी समय संशोधित कर देना चाहिए। ये ऑप्शन तो सारे ठीक है, मतलब बाधित है ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। त्रुटियों में उसी समय संशोधित, ये भी ठीक है, पर क्या त्रुटियों से अभिप्राय क्या, त्रुटियों का मतलब क्या होता है। त्रुटियों सीखने का संकेतक है, मतलब क्या है, त्रुटियों से हम सीख सकते हैं। ऑप्शन इसका ए सही होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके, कि जैसे कि गलतियाँ होती, गलतियों से मतलब है गलतियों का होना, कि जिससे कि अब हमने जो गलती की है वो आगे उस पर हम सीखने, आगे वो गलती ना दोहराएं। त्रुटियों से हम सीखते हैं नई नई चीज़ें, लेकिन त्रुटि बाधित बनती है हमारे अधिगम को, ये गलत कहा जा रहा है। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर लेना चाहिए, तो ये भी ठीक बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा जरूरी है, त्रुटियों से सीखने का संकेतक है, त्रुटियों से ही हम सीखते हैं। तो ये हमारा आज का मॉडल पेपर फर्स्ट। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।